दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पॉइंट पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों वैसे तो यह वीडियो टीजीटी पीजीटी के हर एक राज्य के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन बिहार के लिए स्पेशल है, क्योंकि बिहार जूनियर का हो, चाहे टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, हर एग्ज़ाम में हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि 1 to 5 के एग्ज़ाम इसके पहले आप फेस कर चुके होंगे। उस एग्ज़ाम में देखे होंगे कि क्वेश्चन काफ़ी डीप से पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं किसी भी तरह से आपको कोई चूक नहीं छोड़ना है। तो इसलिए जो हिंदी के हमारे साथी हैं उनके लिए ये विशेष वीडियो है और आप इसको पूरा देखिए। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से प्रश्न पढ़ेंगे, और इस वीडियो में इससे ज़्यादा प्रश्न कहीं आने की चांस नहीं है, आने के लिए कोई चांस नहीं है, क्योंकि इससे अधिक डीपली क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। तो देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया था, आपको ये बताना है। तो सबसे पहला प्रयास किया था गारसा द तासी ने। किसने किया था? गारसा द तासी ने। यह प्रश्न बन सकता है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी ने किया था। मतलब कहाँ के रहने वाले थे? तो फ्रेंच के रहने वाले थे, यानी फ्रांस के रहने वाले थे। गारसा द तासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की। चूंकि फ्रांस के थे इसलिए फ्रेंच भाषा में ये अपनी पुस्तक की रचना किए थे। ठीक है ना। तासी ने अपने पुस्तक का नाम तासी ने अपनी पुस्तक का नाम क्या दिया था? ये वाला देखिए, दला ऋतरे ऋतयु पूर्ण ऋतयुत्तर है, यह है, यहाँ यह होना चाहिए, ऋतयुत्तर लितरियुत्तर एंदोई हिंदुस्तानी रखा है। गारसी ने अपनी पुस्तक का नाम क्या रखा है? इस्तवार दला लितरियुत्तर एंदोई हिंदुस्तानी। सबसे महत्वपूर्ण चीज, यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त किया गया है, जिसका पहला प्रकाशन, प्रथम भाग का प्रकाशन जो है कब हुआ था? प्रथम भाग का प्रकाशन आपका हुआ था 1839 ईस्वी में, और इसके दूसरे भाग का प्रकाशन हुआ था 1847 ईस्वी में। तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि गारसा द तासी का पुस्तक या फिर इस्तवार द ला लितरेचर हिंदुस्तानी के प्रथम भाग या द्वितीय भाग का प्रकाशन कब हुआ था? ऐसे प्रश्न बन सकता है, तो इसको आपको ध्यान देना होगा। अगला पॉइंट इससे जो निकल करके आएगा वह क्या होगा? ध्यान दीजिए, यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया था। ग्रेट ब्रिटेन, कहाँ? ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से कहाँ मुद्रित किया था? पेरिस में मुद्रित किया गया था। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ से कई तरह से प्रश्न बन सकते हैं केवल इसी पंक्ति से। जैसे दला लितरेचर इंडो हिंदुस्तानी का मुद्रण कहाँ किया गया था? तो पेरिस में। ठीक है ना। अनुवाद समिति कहाँ की थी? तो ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य अनुवादक समिति की ओर से। तो ये 2 प्रश्न यहाँ से बन सकता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न आप देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, इस्तवार दला लेत्रियुर इंदोई हिंदुस्तानी का द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन सन 1871 ईस्वी में हुआ था। कहने का तात्पर्य है कि इसका जो द्वितीय संस्करण है, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि दूसरा भाग और द्वितीय संस्करण, यहाँ परीक्षार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ देखिए, इसका दूसरा भाग, यानी इसका प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 में, दूसरे भाग का प्रकाशन 1847 में हुआ था। लेकिन अगर दूसरा संस्करण पूछ दे तो आप जल्दी जल्दी में गलत ये कर बैठते हैं कि आप दूसरा भाग समझ बैठते हैं, क्योंकि ऑप्शन में तो भी रहता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर दूसरा संस्करण अगर पूछे तो 1871 ही होगा। ठीक है ना। 1847 नहीं होगा। ध्यान दीजिए, 1847 दूसरा भाग है और 1871 जो है आपका दूसरा संस्करण है। इसमें कंफ्यूज आप हो जाते हैं। आगे देखिए, तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्णानुक्रम में दिया है।
कहने का तात्पर्य है कि यह विद्वानों का जो वर्गीकरण किया है किस तरह से किया, वर्णानुक्रम पद्धति से किया, यानी कि अंग्रेजी का ABCD जो होता है उसके वर्ण के हिसाब से ये वर्णानुक्रम पद्धति में दिया है। इनके पहले जो कवि हैं वह कोई अंगद करके हैं, इनसे इनका शुरुआत की, यानी A अल्फ़ाबेट से। समझ में आ गया ना। तो वर्णानुक्रम पद्धति से ये हिंदी और अंग्रेजी के कवियों का किए हैं। आपको ये बताना है कि इसमें उर्दू के कवियों का संख्या कम रखें। क्या आप बता सकते हैं कि उर्दू के कुल कितने कवि रखा गया था? तो आप अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं तो बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। और हिंदी के कुल कितने थे और उर्दू के कुल कितने थे? और सॉरी, हम उल्टा बोल दिए हैं, उर्दू के ज़्यादा कवियों को रखे थे, हिंदी के कम कवियों को रखे थे, ठीक है ना। तो हिंदी के कुल कितने कवियों का उन्होंने अपने पुस्तक में स्थान दिया था गारसा दत्तासी ने? उर्दू के तो ज़्यादा थे लेकिन हिंदी के कम थे, तो हिंदी के आपको बताना, हिंदी कुल कितने कवियों को स्थान दिए थे। अगला प्रश्न, नहीं वो तो इसका उत्तर नीचे है, ठीक है, सॉरी, यहाँ इसका उत्तर नीचे है कि गारसा दत्तासी ने कुल 838 कवि हैं, जिसमें मात्र 72 हिंदी के कवि हैं और शेष उर्दू के कवि हैं। इसका उत्तर नीचे दे दिया तो फिर को इसका कोई मतलब नहीं बनता कमेंट बॉक्स में देने का। तो 738 कवि कुल इनके ग्रंथ में है, जिसमें 72 हिंदी के कवि हैं और शेष जो है उर्दू के कवि हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो सकता है इसमें से बहुत सारे प्रश्न आप लोगों को पता हो जो पहले से एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई ना कोई एग्ज़ाम फेस किए हैं, लेकिन जो मेरे फ्रेशर जो साथी हैं ये उनके लिए भी ये वीडियो है। तो आप यह मत समझिएगा कि एकदम बहुत बकवास वीडियो डाल दिए हैं, धीरे धीरे हम सरल से कठिन को लेकर के चलते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप इसके प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो वीडियो को आगे बढ़ा करके आप देख सकते हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ चीज़ें तो हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो और जिनको नहीं पता है वो पूरा वीडियो देखें, ठीक है ना, ये बढ़िया रहेगा। अगला पॉइंट क्या है, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने ताशी के ग्रंथ, ताशी का जो ग्रंथ है उस ग्रंथ को हिंदी में अनुवाद किया था, किस नाम से? हिंदुई साहित्य का इतिहास, हिंदुई साहित्य के इतिहास के नाम से इसका प्रकाशन किए थे। कब? 1952 ईस्वी में। यहाँ से कई प्रश्न बन सकते हैं कि गारसी के ग्रंथ का अनुवाद किसने किया था? तो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। गारसी के ग्रंथ का अनुवाद किस नाम से किया गया था? हिंदुई साहित्य का इतिहास। हिंदुई साहित्य का इतिहास प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1952। हिंदू साहित्य के इतिहास का अनुवाद किसने किया था? तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। तो इस तरह से एक ही पंक्ति, इसलिए मैं वन लाइनर क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ ताकि एक ही प्रश्न, एक ही लाइन में आपको कई प्रश्न, यानी कि एक वीडियो में ज़्यादा कंटेंट आपको मिल सके, यही मेरा उद्देश्य है। आगे देखिए, ताशी की पुस्तक इस्तवार द लाल त्रियुर इंदुई हिंदुस्तानी में इंदुई के लिए हिंदवी यानी हिंदी और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी अर्थात उर्दू अर्थ प्रयुक्त होता है। यानी इन ये जो अपने ग्रंथ का नाम दिए हैं इंदुई और हिंदुस्तानी, इसका मतलब ये हुआ कि यह इसका नामकरण है, इंदुई का प्रयोग इन्होंने किसके लिए किया है? हिंदवी अर्थात हिंदी के लिए किया है। किसके लिए किया है? हिंदी के लिए किया है, ठीक है। और अगर देखा जाए हिंदुस्तानी का प्रयोग किसके लिए किया है? तो हिंदुस्तानी का प्रयोग ये उर्दू के लिए किए हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखा जाए, हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा गया, हिंदी भाषा में लिखा गया ये जो प्रथम ग्रंथ महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सबके लिए है, ये ध्यान दीजिएगा। हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में, अब वो तो उर्दू भाषा में लिखा गया था, यानी गारसा दत्तासी उर्दू भाषा में लिखे थे, लेकिन हिंदी भाषा में लिखा गया पहला ग्रंथ क्या है? तो पहला ग्रंथ आपका हो जाएगा भाषा काव्य संग्रह। पहला ग्रंथ हो जाएगा भाषा काव्य संग्रह। और इसके रचयिता कौन है, इसके लेखक कौन है? तो हो जाएगा श्री महेश दत्त शुक्ल। तो यहाँ से 2 प्रश्न या 3 प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है ना। हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम इतिहास लेखन का ग्रंथ भाषा काव्य संग्रह, और इसके लेखक या इसके रचयिता श्री महेश दत्त शुक्ल जी हैं, ठीक है ना। आगे देखिए अगला पॉइंट,
भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ था। यहाँ से प्रश्न डीपली प्रश्न बन सकता है कि भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन किस प्रेस से हुआ था, तो नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ था। और भाषा काव्य प्रकाशन का भाषा काव्य ग्रंथ का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1873 ईस्वी में हुआ था। ठीक, आगे देखिए। अब आते हैं शिव सिंह सेंगर की रचना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब तक हम लोग पढ़े हैं गारसा दत्तासी की रचना से महत्वपूर्ण तथ्य। उससे ज़्यादा प्रश्न गारसा दत्तासी से नहीं पूछा जाता है, जितना डीपली क्वेश्चन बन सकता है उतना हम बना दिए हैं। अब आइए शिव सिंह सेंगर की रचना से क्या क्या प्रश्न बन सकता है, किस तरह से बन सकता है, उसको देख लिया जाए। तो शिव सिंह सेंगर शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ लिखे हैं जी, ठीक है ना। यानी दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ किनका है, शिव सिंह सेंगर का है। और शिव सिंह सेंगर ने जो रचना लिखा है शिव सिंह सरोज, इसका प्रकाशन कब है, 1883 ईस्वी में हुआ था। शिव सिंह सरोज में एक सहस्त्र माने 1000, हालांकि अगर एक्यूरेट देखा जाए तो 838 कवि का संकलन इन्होंने किया है। इतने कवियों का स्थान दिया है, लेकिन लगभग 1000 मान लिया जाता है। भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं को उदाहरण दिए हैं, मतलब उनके हल्का सा जीवन परिचय दे दिया गया है और उनकी कविताओं का उदाहरण दिया गया है, किसमें, शिव सिंह सरोज में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ था। ये अगला आपका इतिहास लेखन ग्रंथ है। कौन, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और इसके रचयिता कौन है, ग्रियर्सन है। और कहाँ से ये प्रकाशित हुआ था, तो 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका से, यानी उस पत्रिका का जो विशेषांक था उससे। आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। कहने का तात्पर्य है कि यह इतिहास लेखन का जो नियम है उस नियम को फॉलो किए हैं कौन, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने किया है। और इसलिए सच्चे अर्थों में इनके इतिहास ग्रंथ को पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इसमें कन्फ्यूजन होता है कि पहला इतिहास ग्रंथ किसको माना है, तो गारसा दत्तासी को, फिर शिव सिंह सरोज को, या फिर मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को, किसको माना जाए। तो अगर प्रश्न इस तरह से बनता है कि हिंदी साहित्य का, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किसे माना जाता है, तो आपका आंसर यही होगा, ठीक है ना। आगे देखिए। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया। कितने कवियों को, लगभग 1000 ये भी कर दिए हैं, मोटा मोटी 1000 मान लिया जाता है। तो लेकिन एक्यूरेट अगर देखा है तो 952 कवियों को ये शामिल किए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इस शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया। इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1857 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखिएगा, प्रश्न यहाँ से बन सकता है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का किस नाम से हिंदी भाषा में अनुवाद किया था, तो ये हो जाएगा हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। किसने किया था, तो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया था। कब किया था, तो 1857 ईस्वी में किया था। तो यहाँ से 3-4 प्रश्न बन सकते हैं। आगे देखिए। ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण तथा उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया है। यानी कि अगर गारसा दत्तासी वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाए हैं, तो ग्रियर्सन ने कालक्रमानुसार यानी कालक्रम पद्धति को अपनाए हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि किसने किस तरह के पद्धति को अपनाया है, ठीक है ना। तो ग्रियर्सन कालक्रमानुसार वर्गीकरण किए हैं और उनकी प्रवृत्तियों का उल्लेख किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों व प्रेरणा स्रोत का उद्घाटन किया है। विभिन्न युगों यानी कौन,
जॉर्ज ग्रियर्सन विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या किए हैं और उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों और प्रेरणा स्रोतों का भी उद्घाटन उन्होंने अपने ग्रंथ में किया है। आगे है कि प्रस्तुत ग्रंथ को काल खंड में विभक्त किया गया है तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। यानी इनका जो एक एक अध्याय है वह एक काल का सूचक है, विशेष काल का सूचक है, और जो ग्रंथ है कालखंडों में विभक्त है। चलिए, जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक किया है। यहाँ से प्रश्न बहुत अच्छा बनेगा, आपका ध्यान रखिएगा। जॉर्ज ग्रियर्सन पहली बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्या किया है, उसका क्षेत्र निर्धारण किया है। किस तरह से? संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को वह अलग अलग कर दिए हैं। ठीक है ना, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया है। हिंदी साहित्य का जो विकास का क्रम है इसी तरह से किए हैं, चारण काव्य के रूप में, धार्मिक काव्य के रूप में, प्रेम काव्य के रूप में, दरबारी काव्य के रूप में। आगे बढ़ते हैं। 16वीं 17वीं शताब्दी के युग यानी कि भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हालांकि प्रश्न आप जानते हैं लेकिन अक्सर पूछ दिया जाता है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने माना है, सबसे पहले किसने माना है? तो सबसे पहले किसने माना? ग्रियर्सन ने ही माना 16वीं 17वीं शताब्दी के समय में। अब आइए मिस्र बंधुओं संबंधित कुछ ग्रंथों को जान लिया जाए। मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद, इनका जो ग्रंथ का नाम है क्या है? मिस्र बंधु विनोद है। इस नाम से इतिहास ग्रंथ की रचना इन्होंने किया है। अब मिस्र बंधुओं में 3 मिस्र बंधु थे। कौन कौन थे आप इनका नाम जान लीजिए, वैसे आप जानते भी होंगे। गणेश बिहारी मिश्र, कौन कौन है? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, ये 3 लोग मिस्र बंधुओं के श्रेणी में हैं। ठीक है ना, तो इनका नाम अक्सर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर ये नाम पूछे तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है ना। मिस्र बंधु विनोद 4 भाग में विभक्त है, यानी इनका जो ग्रंथ है मिस्र बंधु विनोद, ये कितने भाग में विभक्त है? तो आपका 4 भाग में विभक्त है। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ था। 3 भाग का प्रकाशन 13 में हुआ था और चौथे भाग का प्रकाशन लंबे अंतराल के बाद यानी कि 1934 ईस्वी में हुआ था। इसको याद रखिएगा। अगर आपको रिवीजन भी करना है तो यहाँ से एक अच्छा कंटेंट मिल रहा है कि आपको कुछ भूला बिसरा है याद पड़ जाएगा। तो प्रथम 3 भाग का प्रकाशन जो है 1913 ईस्वी में और चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ था। मिस्र बंधु विनोद अपने ग्रंथ में यानी जो कवियों का जीवन वृत्त वर्णित किए हैं, कितने कवियों का स्थान दिया है? 4591, और इसको 5000 के लगभग माना जाता है, लेकिन कुल है 4591 कवियों का जीवन वृत्त का वर्णन किया है मिस्र बंधु विनोद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने के साथ ही उनके साहित्य महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। इसमें अज्ञात कवि, कुछ अज्ञात कवि हैं, इनको प्रकाश में लाना इनका प्रयास रहा है, और दूसरी बात उनके साहित्यिक महत्व को भी स्पष्ट करना रहा है। मिस्र बंधु विनोद का ये सबसे बड़ा ये सोच था और यही उनका लक्ष्य था कि जो कवि अज्ञात हैं उनको भी प्रकाश में लाया जाए। मिस्र बंधु विनोद में कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनको उनकी 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। कितनी श्रेणियां बनाई गई हैं? 4 श्रेणियां बनाई गई हैं कवियों के सापेक्षिक महत्व को निर्धारित करने के लिए। प्रश्न बन सकता है कि मिस्र बंधु विनोद में कवियों के सापेक्षिक महत्व को निर्धारित करने के लिए उनकी कितनी श्रेणियां बनाई गई हैं? तो आपका उत्तर होगा 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। आगे देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का स्थान सर्वोच्च है। ये तो जग जाहिर है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास, वह उसका स्थान सर्वोच्च है। आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा
प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 में प्रकाशित हुआ था। मैंने हिंदी साहित्य का जो इतिहास है इसका प्रारंभिक स्वरूप क्या रहा है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में इसको हिंदी साहित्य का विकास के नाम से प्रकाशित हुआ यह, और कब हुआ, 1929 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना दोस्तों, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्ञानकोश एजुकेशन के ही नाम से है, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप अपना सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में 1000 कवियों, किनके हिंदी साहित्य के इतिहास में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्ति के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी। इनकी विशेषता रही है कि यह पहली बार कवियों और साहित्यकारों के जीवन से संबंधित इतिवृत्ति के स्थान पर उनकी रचनाओं की साहित्यिक मूल्यांकन को प्राथमिकता इन्होंने दिया है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। एडविन ग्रिव्स महोदय ने 1917 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के 5 विभाग किए हैं। यहाँ से 2-3 प्रश्न बन सकते हैं कि पहला प्रश्न ये बनेगा, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के रचयिता कौन है या इसके लेखक कौन है। ठीक है ना, लेखक कौन है, तो आपका उत्तर हो जाएगा एडविन ग्रिव्स। अच्छा, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर कब प्रकाशित हुआ था, तो 1917 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद यह कितने भाग में, हिंदी स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर कितने भाग में प्रकाश, या इसके कितने विभाग बनाए गए हैं या कितने भाग इसके हैं, तो लिख सकते हैं 5 भाग किए गए हैं इसके। अगला प्रश्न, सन 1920 ईस्वी में FEK ने अंग्रेजी भाषा में ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, देखिए ये है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, एडविन ग्रिव्स महोदय का है। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के नाम से इतिहास ग्रंथ लिखे हैं कौन, FEK, और कब, 1920 में। 1917 में ये लिखे हैं ग्रिव्स महोदय और 1920 में FEK महोदय लिखे हैं, ध्यान रखिएगा इसको। आगे देखिए, तज़किरा ईश्वराई हिंदी 1848 की रचना है। यह एक इतिहास ग्रंथ है। इसको किसने लिखा, मौलवी करीमुद्दीन। किसने लिखा है, मौलवी करीमुद्दीन ने लिखा है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें कुल कवियों की संख्या 1004 है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें कुल कवियों की संख्या कितना है, 1004 है, और जिसमें हिंदी के 62 कवियों को ही शामिल किया गया है। हिंदी के 62 कवि को शामिल किया गया 1004 में। और इस ग्रंथ में प्रथम बार कालक्रम का ध्यान रखा गया है। ठीक है ना, प्रथम बार कालक्रम का ध्यान रखा गया है। अब ये ध्यान रखिएगा, तज़किरा ईश्वराई हिंदी 1848 में प्रकाशन वर्ष है। किसने लिखा है, मौलवी करीमुद्दीन ने लिखा है। इसमें कुल कितने कवि हैं, 1004 कवि हैं। इसमें हिंदी कुल कितने कवियों का स्थान दिया गया है, तो 62 कवियों का स्थान दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की रचना, क्रमशः हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, ये 3 रचना जो हिंदी के इतिहास ग्रंथ के रूप में किए हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसको ध्यान रखना, आपको याद भी होगा। आचार्य द्विवेदी ने अपने इतिहास आचार्य द्विवेदी ने अपने इतिहास में परंपरा का निरंतरता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की है। आचार्य द्विवेदी ने अपने इतिहास में
परंपरा का निरंतरता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की है। तो इनका कुछ अलग हट करके है हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास ग्रंथ। आगे देखिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के इतिहास ग्रंथ के बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये लिखा, आपको पता है। तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या है आपको पता होना चाहिए, 1938 ईस्वी में हुआ था। और डॉक्टर वर्मा अपने ग्रंथ को, बहुत इंपॉर्टेंट, अपने ग्रंथ में 693 से 1693 ईस्वी तक की कालावधि अर्थात संधि काल से लेकर के भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया है। मन ध्यान रखेंगे, संधि काल से लेकर भक्ति काल की अवधि को ही स्थान दिया है अपने इतिहास ग्रंथ में, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में। आगे देखिए, डॉक्टर वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरण में विभक्त किया गया था। बहुत डीपली क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा, अक्सर परीक्षा में पूछा जा सकता है डीपली क्वेश्चन के रूप में। डॉक्टर वर्मा संपूर्ण ग्रंथ को, पूरे ग्रंथ को, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास को कितने प्रकरण में विभक्त किया? 7 प्रकरण में विभक्त किया है। डॉक्टर वर्मा ने स्वयंभू को, जो कि अपभ्रंश के सबसे पहले कवि हैं, हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से स्वीकार किया है। बहुत अच्छा तथ्य है, ये इंपॉर्टेंट तथ्य है कि डॉक्टर वर्मा स्वयंभू जो अपभ्रंश के पहले कवि हैं, उन्हीं से इनका आरंभ माने हैं हिंदी साहित्य का। हालांकि अपभ्रंश काल रहा है वो, लेकिन वहीं से ये हिंदी साहित्य का कालक्रम शुरू किए हैं, निर्धारण किए हैं। हालांकि ज़्यादातर लोग इसको मानते हैं कि नहीं, ये तो हिंदी साहित्य का इतिहास के बाहर है, क्योंकि यह अपभ्रंश साहित्य से संबंधित है, न कि हिंदी साहित्य से संबंधित है। फिलहाल अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। आगे देखिए, नागरिक प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है। माने नागरिक प्रचारणी सभा, हिंदी साहित्य का जो बृहद इतिहास है वो कितने खंडों में इसका प्रकाशित हुआ है? तो 16 खंडों में प्रकाशित हुआ था। इस तरह से आप दोस्तों इतिहास ग्रंथ लेखन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वह मैं बनाने का प्रयास किया हूँ। मेहनत करिए, प्रयास करिए, और आशा है कि आप इस बिहार के टीजीटी या पीजीटी में या जूनियर में आप सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।